आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि ओम्स लॉ क्या है और ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है। मीन्स ओम्स लॉ कब वैलिड होगा और किस केस में ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को हम कुछ इस फॉर्म में समझते हैं कि आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और उस कंडक्टर को आपने क्या किया, इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, मान लेते हैं बैटरी जो है आपकी V वोल्ट की है। तो बैटरी से जब इसको कनेक्ट किया तो बैटरी के द्वारा इसमें कितनी आई एम्पेयर की करंट फ्लो हो रही है, हम मान लेते हैं कि बैटरी के द्वारा इसमें कितनी एम्पेयर करंट फ्लो हो रही है, आई एम्पेयर करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये कंडक्टर से होते हुए जाएगी आई एम्पेयर की करंट, ठीक है, और पुनः बैटरी को वापस आई एम्पेयर की करंट मिल जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं कि ये सिरा जो है कंडक्टर का वो A पॉइंट्स है और ये वाला जो सिरा है ये आपका B पॉइंट्स है। ठीक है, तो A पॉइंट जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव। इसी तरह B पॉइंट जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव। ठीक है, तो कंडक्टर के A और B पॉइंट्स के बीच का जो वोल्टेज होगा वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टर ही डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज हमारा क्या आया, V वोल्टेज। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे ओम्स लॉ का स्टेटमेंट ये है कि अगर आप किसी कंडक्टर में बहने वाली करंट I है तथा उसके सिरों के बीच का वोल्टेज डिफरेंस V है, तो इस केस में जो करंट होती है वो वोल्टेज की क्या होती है, समानुपाती होती है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, करंट वोल्टेज के समानुपाती होगी, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। वह कंडीशन यह है कि इस कंडक्टर की जो फिजिकल क्वांटिटी है, इस कंडक्टर की जो फिजिकल क्वांटिटी है, इस कंडक्टर की जो फिजिकल क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटीज या कंडीशंस क्या होनी चाहिए, डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल्स हैं हमारे टेम्परेचर, और दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर और दूसरा एग्जांपल हमारे पास है क्या, प्रेशर। ठीक है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी कंडक्टर में बहने वाली करंट, किसी कंडक्टर में बहने वाली करंट वोल्टेज, उसके सिरों के बीच जो वोल्टेज डिफरेंस है उसकी क्या होती है, समानुपाती होती है। लेकिन यह तभी पॉसिबल है, तभी वैलिड है जब उस कंडक्टर की फिजिकल क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए, डू नॉट चेंज होनी चाहिए, मतलब वो बदलनी नहीं चाहिए। ठीक है, मीन्स टेम्परेचर उसका कांस्टेंट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तभी जाकर ये I प्रोपोर्शनल टू V होगा, मतलब I जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा। ठीक है, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि अगर करंट बढ़ेगी तो वोल्टेज भी उसी फॉर्म में बढ़ेगा, अगर करंट दुगनी होगी तो वोल्टेज भी दुगना ही होगा। ठीक है, अगर मान लो इसका रिवर्स भी, अगर वोल्टेज हाफ होता है तो करंट भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा I इक्वल टू 1/R इंटू V। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व जब करेंगे तो V इक्वल टू हमें मिलेगा I इंटू R। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ओम्स लॉ इक्वेशन हो गया, V इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बता रहा है, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपका एक। तो ये इक्वेशन आपको बता रहा है कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में किस टाइप का रिलेशन है। ठीक है, तो वोल्टेज जो होता है वो करंट और रेजिस्टेंस का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा ओम्स लॉ हुआ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि किसी कंडक्टर में बहने वाली करंट उस कंडक्टर के सिरों के बीच जो वोल्टेज डिफरेंस है उसके क्या होती है, समानुपाती होती है। लेकिन ये कंडीशन तभी वैलिड होगी जब उसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या हो, डू नॉट चेंज हो। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो जैसे कि टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है,
तो ये चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल टू 1/r इंटू वी, और यहां से देखेंगे तो v इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ पे r क्या है, r आपका एक कांस्टेंट है, r एक यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, r को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये जो R है इस कंडक्टर का क्या है, रेजिस्टेंस है। तो इसका इलेक्ट्रिकल मॉडल क्या होगा, तो इसको हम इसके रेजिस्टेंस से भी शो कर सकते हैं इस सर्किट को। मैं इधर फिगर बना देता हूं। ठीक है, इसको हम इस तरह भी शो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहने वाली करंट आई है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, वोल्टेज बैटरी का V। ठीक है, अब हमें पता चला कि ये जो R है ये क्या है, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे ये R हो गया। तो इस सर्किट में आप जब लगाओगे तो V इक्वल टू ओम्स लॉ लगाओगे तो यहाँ पे V इक्वल टू आई इंटू आर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओम्स लॉ। ठीक, तो ओम्स लॉ की अब हम बात करते हैं ग्राफ की। तो ओम्स लॉ में ग्राफ कैसे होता है, मतलब कि वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए हमें ये यहाँ से क्या पता चला है कि वोल्टेज और करंट के बीच में कैसा कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे भी करंट क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। या इसका रिवर्स हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे जैसे करंट बढ़ रही है वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो ग्राफ की बात करें, हाँ जी, तो देखिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पाया कि I प्रोपोर्शनल टू V, और इसको जो हमने सॉल्व किया था तो हमको क्या मिल गया था, V इक्वल टू आई इंटू आर मिल गया था। ठीक है, ये फॉर्मूला में मिला था। ठीक, ये क्या शो कर रहा है हमारा कि लीनियर कॉम्बिनेशन है। ये क्या बता रहा है हमारा कि वोल्टेज और करंट के बीच में कैसा कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो देखिए, तो इसके बीच अगर हम V और I के बीच अगर ग्राफ को खींचे, ये V हो गया आपका और ये आपका क्या हो गया, I हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे भी हमारी क्या हो रही है, करंट बढ़ रही है। ठीक है, तो हमें पता है कि ओरिजिन का जो पॉइंट्स होता है वो कितना होता है, 0,00 होता है। ठीक है, तो ये वोल्टेज की एक्सिस है, वाई एक्सिस क्या यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वोल्टेज को, और एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो देखिए अगर हम एक वोल्टेज को बढ़ाते हैं एक स्टेप, मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 वोल्ट है, तो करंट भी हमारी क्या होगी, यहाँ पे 1 एम्पियर की मान लेते हैं कि फ्लो होगी। ठीक है, जैसे जैसे जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना ही करंट बढ़ेगी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे अगर ये 2 वोल्ट है तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 एम्पियर करंट है। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे 3 वोल्ट होता है तो यहाँ पे कितना होगा, 3 एम्पियर करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो देखिए अगर हम सबको मिला दें सारे पॉइंट्स को कुछ इस तरह, तो देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। मीन्स कहने का मतलब ये फिगर हम अगर यहाँ पे बना दें तो अगर ये वोल्टेज है और ये करंट की एक्सिस है तो ये एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। ठीक है, और ये जो इनका स्लोप होगा, ये जो स्लोप होता है ये इसके रेजिस्टेंस को शो करता है। जो स्लोप होता है वह कंडक्टर के रेजिस्टेंस को बताता है जिस कंडक्टर के लिए ग्राफ खींचा गया है। ठीक है, तो इस
लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है कि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बताता है जिसके लिए ग्राफ खींचा गया है। ठीक, तो देखिए स्लोप जो है वो रेजिस्टेंस को कैसे शो कर रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमें पता है कि स्लोप का जो इक्वेशन होता है, मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स में स्लोप जो होता है जिसको हम m से डिनोट करते हैं, वहां पे स्लोप का इक्वेशन हमने पढ़ा था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें किसी एक पॉइंट को हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ का वोल्टेज हमारा v है और यहाँ की करंट i है। ठीक है, बाकी इन सबको हटा देता है, तो हमें स्लोप निकालना है। ठीक है, तो स्लोप के लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व की मदद से निकाल सकते हैं कि कैसे स्लोप जो है वो रेजिस्टेंस के बराबर। तो देखिए y2 माइनस क्या होगा, y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है, ये स्लोप का फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ का पॉइंट कितना होगा, यहाँ का पॉइंट हम कर सकते हैं i कामा क्या होगा v होगा, और यहाँ का पॉइंट हमको कितना पता है 0 कामा 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप का जब इक्वेशन में इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो देखोगे कि ये क्या है आपका x1 कामा y1 है, और ये कौन सा पॉइंट बताएगा आपको x2 कामा y2 को बताएगा। ठीक है, जब इसमें रखोगे तो y2 की जगह हमारा क्या है v है, तो v, और y1 की जगह हमारा क्या है 0। ठीक, x2 की जगह हमारा क्या है i, और x1 की जगह क्या है 0। तो यहां से हमें क्या मिल गया v अपॉन i। ठीक है, तो अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो r इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, r इक्वल टू मिल जाएगा v अपॉन i। ठीक है, इस इक्वेशन से तो हम नहीं कर सकते कि जो v अपॉन i का जो रेशियो आ रहा है ये क्या है रेजिस्टेंस के, तो ये तो बता रहा है हुआ ना। तो यहाँ पे जो लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है रेजिस्टेंस को बताता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे v अपॉन i मीन्स क्या हुआ रेजिस्टेंस किसका, जिस कंडक्टर के लिए ये ग्राफ खींचा गया था। ठीक है, तो इस पर कभी कभी क्वेश्चन भी आते हैं, तो क्वेश्चन किस तरह आएंगे कि आपको इसकी वैल्यू दी रहेगी और इसकी वैल्यू दी रहेगी और इस तरह ग्राफ दिया रहेगा, तो आपसे पूछेगा कि इस कंडक्टर का क्या होगा रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आपको क्या रेजिस्टेंस कितना होगा, तो उसके लिए आपको क्या करोगे कि आप स्लोप इस लाइन का क्या कर दोगे स्लोप फाइंड आउट कर लोगे। तो जब स्लोप आप फाइंड आउट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो ये बात हो गई ग्राफ की। ठीक है, तो अब हम स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, एक प्रॉपर स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, अभी तक हमने आपको ओम्स लॉ समझाया, अब हम लिख लेते हैं उसके प्रॉपर स्टेटमेंट। तो देखिए स्टेटमेंट क्या हो सकती है, तो स्टेटमेंट देखिए ओम्स लॉ की स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ current flow through conductor according to the Ohm's law, current flow through the conductor is directly proportional to the voltage difference between any
2 points ऑफ कंडक्टर। मतलब करंट में बहने वाली धारा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वोल्टेज डिफरेंस के। ठीक है, ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर व्हेन, कंडीशन क्या होनी चाहिए, व्हेन फिजिकल क्वांटिटीज do not क्या जी चेंज। कंडीशन तो ये है ना कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहां से कि आई, यहां से हम कह सकते हैं कि अगर ये कोई रजिस्टर है आपके पास, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है और ये रेजिस्टेंस आर है, टीवी है, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। और आपको पता है कि इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था तो क्या मिला था, v इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, तो ये आपका हो गया इम्पोर्टेंट। तो ये प्रॉपर स्टेटमेंट है। ठीक, तो नोट कर लीजिए आप। तो चलिए आप बात करते हैं ओम्स लॉ के लिमिटेशन की बात करते हैं। तो देखिए पहली लिमिटेशन इसकी यह है कि ओम्स लॉ जो होता है वो नॉन लीनियर एलिमेंट्स के लिए वैलिड नहीं होता है। मीन्स नॉन लीनियर एलिमेंट्स या नॉन लीनियर नेटवर्क के लिए यह वैलिड नहीं होता है। तो नॉन लीनियर के लिए ये वैलिड नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड for non-linear type of elements। ठीक है, एलिमेंट्स या नेटवर्क की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉन लीनियर के लिए वैलिड नहीं होता है। तो नॉन लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें वोल्टेज और करंट जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं। तो इस टाइप के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर एलिमेंट बोलते हैं। नॉन लीनियर एलिमेंट का एग्जांपल क्या है हमारा, जैसे कि ट्रांजिस्टर हो गया और डायोड हो गया। ठीक है, ठीक, एग्जाम्पल में हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, इसका एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं डायोड। ठीक है, डायोड में अगर देखोगे आप V और I का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो ग्राफ होता है V और I का, वो कुछ इस तरह होता है। ठीक है, तो एक नॉन लीनियर है। दूसरी लिमिटेशन क्या है इसकी, दूसरी लिमिटेशन है ओम्स लॉ जो है, ओम्स लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड, कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर यूनिलैटरल नेटवर्क। ठीक है, यूनिलैटरल नेटवर्क का एग्जांपल जो है हमारा, अगेन यहाँ पे डायोड की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यूनिलैटरल नेटवर्क किसको कहते हैं, यूनिलैटरल नेटवर्क जो होते हैं या यूनिलैटरल कंपोनेंट जो होते हैं वो होते हैं जिसमें करंट जो होती है सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो हो सकती है। ठीक है ना, दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं हो सकती है। उस टाइप के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, यूनिलैटरल नेटवर्क बोलते हैं। जैसे कि डायोड की बात करें तो डायोड जो है, डायोड में करंट जो होती है वो सिर्फ एनोड टू कैथोड फ्लो हो सकती है, सिर्फ इस डायरेक्शन में फ्लो हो सकती है। ठीक है,
लेकिन अगर इसी डायोड में अगर आप सोचो कि करंट कैथोड टू एनोड फ्लो हो तो ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उस कंडीशन में डायोड जो होता है वो ओपन सर्किट होता है। इस कंडीशन में जो डायोड होता है वो कुछ शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट जो होती है एनोड टू कैथोड फ्लो हो सकती है। लेकिन अगर इसी डायोड में अगर इधर प्लस हो जाए और ये माइनस हो जाए और करंट इस साइड में फ्लो हो तो यहाँ पे जो ये डायोड होता है ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो सकती। आई इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा। क्यों? क्योंकि ओपन सर्किट है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट इस तरह फ्लो नहीं हो सकती। तो यूनिलैटरल नेटवर्क वो होते हैं जिसमें करंट क्या हो? सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो हो। और नॉन लीनियर नेटवर्क क्या होते हैं? नॉन लीनियर नेटवर्क वो होते हैं जिसमें वोल्टेज और करंट के बीच का जो रिलेशन हो वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना हो, मतलब एक लीनियर फॉर्म में ना हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन लीनियर नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ की लिमिटेशन है। ओम्स लॉ जो होता है वह नॉन लीनियर टाइप एलिमेंट्स पे या नॉन लीनियर टाइप नेटवर्क में नहीं अप्लाई होता है और यूनिलैटरल टाइप ऑफ एलिमेंट्स में भी नहीं अप्लाई होता है, ठीक है।